दोस्तों, मैं फिरोज खान आप सभी का आर्य सद्गुरु कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के गणित के पहले पाठ 3 संख्याओं तक की संख्या का मासा और लासा इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर में हमें सॉल्व करने से पहले, सवाल करने से पहले कुछ परिभाषाओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम उन्हें उनकी परिभाषाएं वो होते क्या है अगर हमें ये पता चल जाएगा तो किसी भी प्रकार का 3 ही संख्या नहीं, चाहे 4, 5 जितनी भी संख्याओं का लासा मासा में कह देगा हम निकाल सकते हैं। तो लासा मासा जानने के लिए हमें कौन कौन सी परिभाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि पहली परिभाषा हम कहें गुणनखंड या अपवर्तक, जिसको इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। तो अब हम आज इसके परिभाषा के बारे में समझेंगे और यह भी जानें कि गुणनखंड अपवर्तक आखिर रियलिटी में होता क्या, कैसे इनको गुणनखंड और अपवर्तक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे समापवर्तक यानी कॉमन फैक्टरों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे कि महत्तम समापवर्तक क्या होते हैं। फिर अपवर्त या फिर इनको हम कहते हैं गुणांक, नहीं जिनको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल, ये क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये मल्टीपल है कि गुणनखंड है, दोनों का अंतर भी आज हम आपको बताएंगे साथ साथ। इसके बाद बताएंगे कि समापवर्त क्या होता है। ना हम लोग जब पढ़ा करते हैं तो सिंपल से पढ़ देते हैं लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, पर ऐसा नहीं है। महत्तम समापवर्तक तो है पर लघुत्तम समापवर्त होता है, ना कि वर्तक होता है, क्योंकि वर्तक जहां आ जाएगा यानी अपवर्तक आ जाएगा वो फैक्टर होता है, और जहां अपवर्त आता है आपका वो मल्टीपल होते हैं। तो इन चीज़ों का जो अंतर है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम गुणनखंड, इसके बाद समापवर्तक, फिर महत्तम समापवर्तक, अपवर्त या गुणांक जिसे आप लोग कहते हैं, या गुणांक यानी गुणे का जो अंक जिसे कहते हैं, फिर समापवर्त या फिर लघुत्तम समापवर्त, इन सभी की परिभाषाओं के बारे में देखेंगे। अगर सबसे पहले हम देखें गुणनखंड या अपवर्तक क्या होते हैं, यानी जिसे हम फैक्टर क्या कहते हैं। फैक्टर किसे कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं मान लीजिए है आपके पास, ठीक है, तो उनमें से जब कोई भी एक संख्या, ये सिंपल से ये कह दें कि जब कोई एक संख्या किसी दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, जब एक संख्या कोई दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे यानी पूरा का पूरा भाग चला जाए, तो इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी इनको हम उनके गुणनखंड कहेंगे या अपवर्तक कहेंगे। जैसे हम कह दें कि 18 है। अब 18 को ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो पूरे तरीके से विभाजित करती हूं, सोचिए। तो आपको पता है कि पहली संख्या तो 1 है, अगर 1 का भाग 18 में देंगे पूरा भाग चला जाएगा। अरे 1 तो सबका फैक्टर होता है, 1 जो है आपका सबको विभाजित करता है ना, सभी को, आप चाहे जो संख्या ले लीजिए 1 सबको विभाजित कर देता है। यानी 18 का एक गुणनखंड क्या होगा, 1 भी होगा, क्योंकि 1 18 को पूरे तरीके से विभाजित करता है। 18 का क्या 2 होगा, तो 2 का भाग अगर 18 में हम देंगे तो 9 आ जाएगा, यानी 2 भी 18 को पूरे तरीके से विभाजित करता है, यानी 18 का एक फैक्टर, एक गुणनखंड हमारा 2 भी होगा। इसके बाद बात करें 3 की, क्या 3 18 को पूरी तरीके से विभाजित करता है, बिल्कुल करता है, तीछंग 18, यानी 3 भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर हम बात करें 4 की, तो क्या 4 18 को करेगा, तो 4 का पारा पढ़िए, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, ज्यादा हो गया, यानी 4 के पारे में 18 नहीं आता, यानी अगर 4 का भाग देंगे 18 में तो पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 4 इसका गुणनखंड नहीं होगा। अगला कौन सी संख्या होगी जो इसको पूरी तरह से विभाजित करती होगी, 6 करती है पूरी तरीके से, छत्रिक 18। इसके बाद बात करें और 18 को कौन पूरे तरीके से विभाजित करता है, तो 18 को और आपका 9 करता है, और 18 को स्वयं 18 करता है। तो 18 के ये सब क्या है, ये इसके गुणनखंड, जो किसी संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर दे वह उसका क्या होता है, गुणनखंड होता है। यानी 18 का 1 भी गुणनखंड है, 2 भी गुणनखंड है, 3 भी गुणनखंड है, 6 भी गुणनखंड है, 9 भी गुणनखंड है और 18 भी गुणनखंड है। तो ये सब क्या है, 18 के गुणनखंड। यानी जब कोई संख्या किसी संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर देगी तो वह संख्या उस संख्या की क्या होगी, गुणनखंड होगी, या इसी को हम अपवर्तक कहेंगे। आया समझ में?
इसी तरह अगर हम बात करें मान लीजिए 12, तो 12 को कौन कौन सी संख्याएं काट सकती हैं? तो 12 को आपको पता है 1 काट सकता है, 12 को 2 काट सकता है, 12 को 3 काट सकता है, 12 को 4 पूरी तरीके से काट सकता है, और 12 को क्या 5 काट सकता है? नहीं काट सकता। 6 काट सकता है? बिल्कुल काट सकता है, पूरी तरीके से विभाजित कर देगा। 7 नहीं कर पाएगा, 8 नहीं कर पाएगा, 9 नहीं कर पाएगा, 10, 11, सीधे 12। तो ये सभी संख्याएं ऐसी हैं जो 12 को पूरी तरीके से विभाजित कर देंगी, यानी ये सारी संख्याएं 12 की क्या है? गुणनखंड हैं। क्लियर हुआ? पता चला आपको? अपवर्तक किसे कहते हैं? आज के बाद भूलेंगे आप? बिल्कुल नहीं। तो अपवर्तक क्या है? एक ऐसी संख्या जो किसी संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर दे, उस संख्या की वह संख्या क्या होगी? अपवर्तक होगी। ठीक है, फैक्टर रहा। इसके बाद अगर हम दूसरी परिभाषा की बात करें तो दूसरी परिभाषा हमारे पास क्या है? समापवर्तक है। दूसरी परिभाषा हमारे पास क्या है? समापवर्तक है ना। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन फैक्टर। यानी फैक्टर तो हो, लेकिन कैसा फैक्टर हो? कॉमन फैक्टर, यानी एक बराबर, समान। देखो, समापवर्तक का अगर आप संधि विच्छेद करें ना नॉर्मली तरीके से, बहुत ज्यादा हिंदी में नहीं जाकर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? समान धन अपवर्तक। यानी जब किसी संख्याओं में अपवर्तक जो समान होंगे वही आपका क्या कहलाएगा? समापवर्तक कहलाएगा। यानी अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हम परिभाषा इसकी क्या लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक। अब यहाँ पर एक चीज का तो कॉमन फैक्टर नहीं होगा ना, 2 में संख्याओं को लेना पड़ेगा कम से कम। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को, यानी एक ऐसी चीजें जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित करती होगी, या 2 संख्याओं में पाए जाने वाले कॉमन अपवर्तक, 2 संख्या में पाए जाने वाले समान अपवर्तक भी आप कह सकते हैं। तो 2 संख्या में पाए जाने वाले समान अपवर्तक क्या कहलाएंगे? आपके समापवर्तक कहलाएंगे। 2 या 2 से अधिक भी कह सकते हैं, है ना। अब हम कह दें जैसे हमारे पास 18 है और हमारे पास क्या है? 12 है। तो 18 के हमने फैक्टर क्या देखे थे? हमने देखा था कि ये 1 से विभाजित होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 6 से होता है, 9 से होता है और 18 से होता है। और किसी से भी होता है और किसी से नहीं होता, है ना। 12 का देखें तो 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 4 के बाद 6 से होता है और 12 से होता है। ये इसके क्या हो गए? फैक्टर हो गए। अब इन दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर क्या क्या? इसमें 1 है, इसमें भी 1, तो 1 दोनों का क्या है? समापवर्तक। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 इन दोनों संख्याओं का क्या है? समापवर्तक। इसी तरह हम 3 की बात करें, इसी तरह हम 6 की बात करें, तो ये सब क्या है? समापवर्तक। यानी 18 और 12 का 6 भी समापवर्तक है, 3 भी समापवर्तक है, 2 भी समापवर्तक और 1 भी समापवर्तक। यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं में पाए जाने वाले जो कॉमन फैक्टर होंगे उनको हम उसका क्या कहेंगे? समापवर्तक कहेंगे। क्लियर हुआ? इसके बाद अगली परिभाषा की बात करें हम, तो अगली परिभाषा हमारी क्या है? महत्तम समापवर्तक, जो कि आपके सिलेबस में भी है। अब अगली परिभाषा हमारी क्या है? महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हायर कॉमन फैक्टर। परिभाषा से क्लियर हो, यानी पहली बात तो फैक्टर हो, फैक्टर होगी, गुणनखंड हो, वो कॉमन फैक्टर हो, यानी 2 से अधिक संख्या है, 2 या 2 से अधिक संख्या है, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में पाए जाने वाले जो आपके जो जितने गुणनखंड पाए जाएंगे उनमें सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वह उनकी क्या होगी? हायर कॉमन फैक्टर होगी। पहली बात क्या हो? गुणनखंड। ठीक है, फिर कॉमन गुणनखंड, यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं में जो कॉमन गुणनखंड जितने हम लिखेंगे उनमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसे हम महत्तम समापवर्तक कहेंगे। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था ना 18 और 12 का, इसके हमने फैक्टर क्या क्या देखे थे? 1, 2, 3, 6, 9, 18 यही देखे थे। और 12 की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 6, 12।
तो इनमें क्या क्या कॉमन था, ये कॉमन थे, ये कॉमन गुणनखंड थे, ये भी कॉमन गुणनखंड थे, ये वाला और ये वाला भी था। इन सब गुणनखंडों में सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा कॉमन, तो आपको पता है इन सब में 6 सबसे बड़ा है, तो इन दोनों का अगर हम मासा की बात करें तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी महत्तम समापवर्तक आपका, महत्तम समापवर्तक या हायर कॉमन फैक्टर क्या होगा, 18 और 12 का 6 होगा। यानी सभी गुणनखंडों में जो सबसे बड़ी गुणनखंड की संख्या होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसका हायर कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। आज के बाद आपका महत्तम समापवर्तक नहीं भूलने वाला, इससे ज़्यादा क्लियरिटी नहीं हो सकती। पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने इसका बताया है आपको कि क्या कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, हायर कॉमन फैक्टर क्या। हायर नाम इसीलिए लिखते हैं कि सबसे बड़ा वाला, है ना, बहुत बड़ा वाला, तो बड़ा वाला कॉमन फैक्टर ही आपका महत्तम समापवर्तक होता। ठीक है, इसके बाद अगली परिभाषा हमें क्या पढ़नी है, अगली परिभाषा के बारे में बात करें तो हमें पढ़ना है अपवर्त। क्या पढ़ना हमें, अपवर्त, या इसी को हम कहते हैं या गुणांक। क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं, या इंग्लिश में इसको हम मल्टीपल्स कहते हैं। या इसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल्स कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा आप लोग बना सकते हैं इसमें कि जब कोई संख्या किन्हीं संख्याओं से, जब कोई संख्या किन्हीं संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी, जो संख्या विभाजित होगी, अपवर्तक में जो संख्या विभाजित करती, ये था। इसमें क्या है, जो संख्या किन्हीं संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी वह संख्या उनकी मल्टीपल्स कहलाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे 2 लिखा आपने, 2 गुणे 1 किया, 2 गुणे 2 किया, 2 गुणे 3 किया और 2 गुणे मान लीजिए 4 किया। तो 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 4 को 8, है ना। तो इस 2 के गुणनखंड क्या है, 1 और 2, यानी इन 2 ऐसी संख्याएं हैं जो इसको पूरी तरीके से क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे। तो इन 2 गुणनखंडों का जो मल्टीपल यानी गुणांक होगा वो क्या होगा, 2 होगा। जैसे 2 गुणे 2 किया तो 2 गुणे 2 क्या है, ये दोनों आपके क्या है, गुणनखंड है। अब इन दोनों संख्याएं जिस संख्या को पूरी तरीके से विभाजित करती होंगी वह संख्या उसकी क्या होगी, मल्टीपल्स होगी, यानी गुणांक, गुणे का अंक होगी। जैसे 2 गुणे हमने 3 किया, 3 दूनी 6, यानी 6 क्या हमारी मल्टीपल है। जैसे 2 गुणे 4 किया तो 8 क्या है हमारा मल्टीपल है, यानी ये संख्या इन दोनों से विभाजित। तो जब कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित होती है उसको हम मल्टीपल्स कहते हैं या अपवर्त कहते हैं, या फिर दूसरा नाम ले लीजिए गुणांक कहते हैं। ठीक है, कंफर्म हुआ। इसके बाद बात करें हम किसकी बात करेंगे, समापवर्त की बात करेंगे। समापवर्त, समापवर्त यानी कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल मतलब क्या हुआ आपका, अगर हम कॉमन मल्टीपल की बात करें तो संख्याओं के समान अपवर्तों को उसका कॉमन मल्टीपल कहेंगे। अब मान लीजिए 2 संख्याएं हैं, उनमें बराबर बराबर आ रहे हैं, 2 या 2 से अधिक संख्या अगर आपने ले ली और उनके बराबर आ रहे हैं तो उसके क्या होंगे, कॉमन मल्टीपल होंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए 3 और 4 आपके पास गुणनखंड थे। अब इन दोनों के अपवर्त क्या होंगे, तो इन दोनों के अपवर्त क्या हो सकते हैं, 12 हो सकता है। 12 इन दोनों संख्याओं से पूर्णतः से विभाजित होगा। और क्या हो सकता है, 24 हो सकता है जो इन दोनों संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित होगा। और क्या हो सकता है, 36 हो सकता है। और इसी तरह आप बढ़ाते चले जा सकते, कितने अनंत तक बढ़ाते चले जा सकते। तो इन 2 गुणनखंडों के जो अपवर्त हैं कितने, 12, 24, 36, इसी तरह बढ़ाते चले गए आप। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, समापवर्त कहते हैं। जब 2 संख्याओं में ये सब क्या है इसके समापवर्तक, कि यह जो समापवर्तक है इससे भी पूरी तरीके से विभाजित है और इससे भी पूरी तरीके से विभाजित है। तो इन प्रकार के हम अपवर्तों को क्या कहते हैं, समापवर्त कहते हैं। ठीक है,
अगर जैसे 24 की बात कर लें तो 24 भी 3 से विभाजित है और 4 से विभाजित है। इस तरह 36 की बात करें तो ये भी दोनों 36 क्या है 3 और 4 से विभाजित है, यानी ये सब क्या है कॉमन समापवर्तक है। 12 भी 3 और 4 का कॉमन समापवर्त है और आपका 24 भी 3 और 4 का कॉमन समापवर्त है। ठीक है, इसके बाद अब हम अपनी लास्ट परिभाषा के बारे में बात करें, फिर अपने क्वेश्चंस करेंगे, सवाल करेंगे इसके। तो अगला है हमारा लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, नाम से सारी चीजें क्लियर हो जाए बहुत अच्छी चीज होती। पहली बात तो पीछे से चलिए, मल्टीपल क्या होते हैं। जब कोई संख्या किन्हीं संख्याओं से विभाजित हो रही होगी तो उन संख्याओं की वो संख्या क्या है मल्टीपल्स है ना, अपवर्त है। कॉमन मल्टीपल, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं के मल्टीपल्स एक बराबर हो, समान हो, उनको हम क्या कहते हैं कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। तब उन कॉमन मल्टीपल में हमें लीस्ट सबसे छोटी कॉमन मल्टीपल ढूंढनी है। जो सबसे छोटी कॉमन मल्टीपल होगी उसे हम उसका क्या कह देंगे लघुत्तम समापवर्त कह देंगे। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि हमारे पास 3 था और 4 था, इन दोनों के हमने देखे कि कितने समापवर्त थे, था 12 भी था, 24 भी था, 36 भी था, 48 भी था एंड सो ऑन, इस तरह करके बहुत सारे थे, है ना, अनंत तक हम ले जा सकते हैं इसको। तो इन सभी समापवर्तों में से जो सबसे छोटी समापवर्त होगी वह इन दोनों का क्या होगा लघुत्तम समापवर्त होगा। तो इन सब में सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटा समापवर्त देखिए तो 12 है, तो लघुत्तम समापवर्त क्या होगा यहाँ पर 12 होगा। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। चलिए ठीक, अब इसके बाद अब हम आते हैं आपके सिलेबस के ऊपर। तो आपके सिलेबस में लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक दिए, परिभाषा तो हमने आपको बता दी साथ में। अब लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक को हल करने के लिए विधियां दी गई हैं। कौन सी, सिर्फ 2 विधि दी गई हैं, चाहे आप लघुत्तम समापवर्तक हल करें चाहे महत्तम समापवर्तक। तो माशा यानी जिसको आप महत्तम समापवर्तक कहते हैं, इसको भी आप 2 विधियों से हल कर सकते हैं। आपके सिलेबस में 2 विधि दी गई हैं। पहली कौन सी है गुणनखंड विधि, पहली है गुणनखंड विधि, दूसरी है आपकी भाग विधि। दूसरी विधि कौन सी है भाग विधि। इसी तरह अगर आप बात करें लाशा की यानी लघुत्तम समापवर्त, वर्तक नहीं वर्त, इसकी भी 2 विधियां हैं आपकी। पहली गुणनखंड विधि, पहली आपकी गुणनखंड विधि और दूसरी है आपकी भाग विधि। दूसरी क्या है आपकी भाग विधि। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं लाशा और मासा के जो आपके सिलेबस में है। तो हमने मान लीजिए पहले हम करते हैं मासा करते हैं। ठीक है, पहले क्या सॉल्व करते हैं मासा सॉल्व करते हैं। तो मासा हमें आपको पता है कि 2 विधियों से करना है, अभी जो हमने आपको बताई। पहली गुणनखंड विधि से और दूसरी विधि हमारे पास है भाग विधि। इन 2 विधियों से हमें क्या करना है मासा करना है। चलिए कुछ संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास संख्याएं हैं 120, क्योंकि 3 संख्याओं को करना तो 3 संख्या ले लेते, 120 ले ली हमने, 144 ले ली, और कोई संख्या सोच लीजिए, मान लीजिए 204 ले लेते। अभी 3 संख्याएं, अब इन 3 संख्याओं का हमें मासा निकालना है। एक बार हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे और एक बार भाग विधि से निकालेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से निकालें इन तीनों संख्याओं का मासा। तो तीनों संख्याओं का मासा निकालना तो पहले इन तीनों का हमें क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। 144 204। अब इन तीनों संख्याओं का पहले हम क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो 120 का अगर गुणनखंड करें, सबसे पहले गुणनखंड क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जिससे ये पूरी तरीके से विभाजित। और जब हम माशा या लासा निकालने के लिए गुणनखंड करते हैं तो हमेशा अभाज्य संख्याएं लिया करते हैं, जितनी भी अभाज्य संख्या हैं उन सबको लिया करते हैं। तो जैसे 120 के करें तो 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, और इसके आगे क्या होगा, पेन भी नहीं चल रहा है, 2 गुणे 2 कर लिया हमने, फिर गुणे 2 गुणे 3 और गुणे क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। सही है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 पंचे 120 होता है। इसी तरह अब हम 144 के करें अगर ना, तो अगर आपको गुणनखंड हम कैसे कर देते ये निकालना हो ना, तो कुल मिलाकर जो हम पुराने से पढ़ते चले आ रहे हैं लाशा विधि, इसके इस तरह हम करके है निकाल लेते हैं। जैसे इसको हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 36 दूनी 72 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर 2 से तो जाएगा नहीं, अब 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 से करेंगे तो ये इसके क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं, अभाज्य गुणनखंड होते हैं इसके। तो हम इसमें लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार आया, 4 बार आया, 4 बार लिख देंगे। और 2 बार 3 आए तो गुणे में 2 बार 3 लिख देंगे। ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें कि अगर अब हमें करना हो 204 का, तो 204 का क्या हो सकता है, 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 17, यही होगा। 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 गुणे 17 अगर हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 204 आ जाएगा। चलिए अब इन सब का हमें क्या निकालना है, मासा निकालना। तो हम निकालेंगे माशा। अब देखिए, तो सबसे पहले हमें तीनों में देखना है कि क्या कॉमन फैक्टर है हमारे पास, क्योंकि मासा क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। तो जितने भी तीनों में जितने भी कॉमन फैक्टर मिल जाएंगे वो सब हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। जैसे 1 2 इसमें भी पाया जा रहा है, इसमें भी पाया जा रहा है और उसमें भी पाया जा रहा है, तो 1 2 को हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। फिर देखें इसमें भी 1 2 और है, 1 2 और है, 1 2 और, तो इसमें भी क्या कर देंगे, 1 2 और लिख लेंगे। अगर यहाँ देखें 2 है लेकिन अब इसमें 2 नहीं है, तो अब इसमें माशा में क्या करते हैं, हम उस 2 को नहीं लेते हैं। यानी अब अगली संख्या क्या है, 3, तो 3 इसमें है और इसमें भी है ना। देखिए एक ये 3 ये हो गया, एक 3 ये हो गया, एक 3 ये हो गया, तो गुणे 3 आ जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, 5 3 17 2 2, यानी अब 2 इसमें है, 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। 17 इसमें है पर इन दोनों में नहीं है तो नहीं लेंगे। 1 3 इसमें एक्स्ट्रा है तो इन दोनों में नहीं है कहीं पर तो नहीं लेंगे। तो जो संख्याएं तीनों में बराबर से आपके अपवर्तक होंगी, यानी गुणनखंडों में जो बराबर से समान रूप से आ रही होंगी, उन्हीं संख्याओं को हम ले लेते हैं। यही हमारा क्या होता है, माशा होता है। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। 2 दूनी 4 और 4 को गुणा 3 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो इन तीनों संख्याओं का माशा हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्योंकि हमने देखा 1 2 कॉमन था लिख लिया, 1 2 और कॉमन था लिख लिया, 1 3 कॉमन था वो लिख दिया, बाकी कोई चीज़ कॉमन थी नहीं जो तीनों में पाई जा रही है। देखिए आपको पता है कि माशा क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया था कि माशा वो संख्या है कि जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को ऐसे गुणनखंड जो बराबर से सबको विभाजित कर रहे हैं, वही माशा होता है। वो भी महत्तम सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 हमारे इसमें निकली, माशा निकली। तो ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालने की विधि हो गई। अब एक बार भाग विधि से कर लेते हैं। चलिए भाग विधि में कुछ नहीं करना आपको, जो भी संख्याएं दी हैं आपके पास उनमें से कोई भी 2 संख्याएं आप चुन लीजिए, कोई भी 2 संख्या चुन लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है कि इसे इसे चुनना है, इसे चुनना है कि इसे चुनना है, जो मन करे कोई भी 2 संख्याएं आप चुन लीजिए। ठीक है। अब 2 संख्याएं मान लीजिए कौन कौन से चुन ले, आपने कहा हम इसे चुन लेते हैं और इसे चुन लेते हैं। 2 संख्याएं चुनी आपने, तो जो बड़ी संख्या होगी उसको आप लिख देंगे और छोटी संख्या उन दोनों में से जो होगी उससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है।
इतना ही करना है। तो 120 का जब भाग देंगे 144 में कितनी बार जाएगा? आपको पता है सर एक बार जाएगा, क्योंकि 120 का अगर 2 बार कर देंगे तो 240 हो जाएगा, जो कि 144 से ज़्यादा है। तो एक बार करेंगे तो 120 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना आना है? 120 आना है। इसके बाद आपको पता क्या करते हैं? माइनस करते हैं ऊपर वाले में। तो 4 में 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा? 4 आएगा। फिर 4 में अगर 2 को हम घटा दें तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब पता है ना, ये इसको धमकी देता, कहता भैया तुम इनको पूरे तरीके से डिवाइड नहीं कर पाए, यानी अब तुम्हारा नंबर, अब मैं तुमको डिवाइड करूंगा। ठीक है, फिर तो क्या करेंगे? 24 में इसको डिवाइड करेंगे, यानी जो भाजक था अब भाज्य हो जाएगा, और जो हमारा शेषफल था वो भाजक का काम करेगा। तो 24 का हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और किस में करना पड़ेगा? 120 में करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब 24 का पहाड़ पढ़िए 120 कितनी बार में आता है? तो आपको पता है कि सर 5 बार में आता है। 24 पंचे 120, तो जब 5 बार में आता है तो आप 120 लिख देंगे, कैंसिल पूरा का पूरा। यानी 24 ने यहाँ पर, अगर इन दो संख्याओं के मासा की बात करें तो इन दो संख्याओं का मासा क्या होगा? 24। जो हमारा अंतिम का भाजक होता है वही हमारा मासा कहलाता है। चलिए, लेकिन हमारे पास तो 3 संख्या है, यानी 3 संख्याओं का निकालना। तो अगली संख्या हमारे पास क्या है? 24, और यहाँ पर क्या दी हुई है? 204 दिया। तो जो छोटी संख्या होगी वो किसका काम करेगी? भाजक का काम करेगी। यानी अब हम 204 में 24 से क्या करेंगे? भाग देंगे। ठीक है, चलिए फिर देते हैं। अब 24 का पहाड़ा पढ़िए 204 से ज़्यादा न जाए, कितनी बार में जाएगा? तो 24 पंचे जैसे आपको पता है 120 होता है, तो 24 दहम 240 होता है, तो 24 का लगभग 8 बार चला जाएगा। करके देख लीजिए, 24 गुणे 8 कर लें अगर हम तो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, और 8 दूनी 16, और 16 में 3 जोड़ देंगे तो 19 ना, लगभग आ गया। तो 24 का कितनी बार जाएगा? यहाँ पर 8 बार जाएगा। तो 24 अट्ठे 192 आ जाएगा आपका। अब 4 में से 2 जाएंगे तो 2 आएगा। यहाँ 9 बचा, सॉरी यहाँ पर 0 है, 1 हासिल देगा 10 बनेगा, 10 में से 9 जाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 बचे, 1 में 1 गए 0। अब फिर वही कंडीशन, इसने कहा भैया तुम इसको डिवाइड नहीं कर पाए हो, अब तुम्हारा नंबर मैं तुमको डिवाइड करूँगा। यानी अब यहाँ पर 12 भाजक का काम करेगा और 24 आपका भाज्य का काम करेगा। यानी जब आप 12 का भाग देंगे 24 में तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 12 दूनी 24, पूरी तरीके से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। और जो लास्ट का भाजक आता है यही हमारा क्या होता है? मासा होता है। तो इन तीनों संख्याओं का मासा हमारे पास कितना आ गया? टोटल 12 आ गया ना। लास्ट का भाजक क्या था? 12, तो हमारा लास्ट का भाजक क्या आ गया? 12 आ गया। ठीक है, समझ में आया? नोट करिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हम इसके आगे क्या करेंगे? लाशा निकालेंगे, क्योंकि हमें पता लाशा भी हमें 2 विधियों से निकालना, तो दोनों विधियों से लाशा भी हम निकाल लेंगे। कौन कौन सी विधि? गुणनखंड विधि और भाग विधि से। तो अब हमें निकालना है लाशा, यानी लघुत्तम समापवर्त। कोई लघुत्तम समापवर्तक तो नहीं बोलना, नहीं बोलना भैया, लघुत्तम समापवर्तक नहीं, लघुत्तम समापवर्त होता है। अब 2 विधियों से हमें निकालना इसको, गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। चलिए 3 संख्याएं ले लेते हैं इसमें भी। 3 संख्या हमने कौन सी ले ली? मान लीजिए 117 ले लेते हैं, और कौन सी? और आप 221 ले लीजिए ना, सिंपल सी ले लीजिए, और 234 ले लीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आप में 3 संख्याओं के जब लाशा मास आएंगी। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से निकालेंगे इनका, और फिर हम इसको भाग विधि से निकालेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड विधि में क्या करना पड़ेगा? पहले इन सभी संख्याओं के गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। 234, चलिए देखते हैं। तो 117 के गुणनखंड क्या होंगे? अगर 117 के गुणनखंड करें हम
तो 3 गुणे 3 और गुणे 17, 3 त्रिकाई 9 और 17 नैया 117, ठीक, सॉरी 13 नहीं है 117, 13 आ जाएगा, है ना, 3 गुणे 3 गुणे 13 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 2 से 21 के करें तो 2 से 21 का क्या हो जाएगा, 221 यहाँ पर 13 गुणे 17 आ जाएगी। 234 के करें तो 2, क्योंकि 2 से तो भाग जाएगा, 2 त्याई 6 और इसके अगर 234 के हम फैक्टर करें तो 2 गुणे 3, अगर 234 के किनारे कर लीजिएगा आप, 2 से 3 आएगा, हाँ, तो 2 गुणे 3 गुणे 17 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 फैक्टर आ जाएंगे। चलिए अब निकालते हैं इसका लघुत्तम समापवर्तक। इसमें करना क्या है आपको कि सबसे पहले देख लेना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो जब सबसे छोटी अभाज्य संख्या इन तीनों में आपको क्या दिखती है, 2 दिखती है, और वो संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिस भी तीनों में से जिस भी नंबर में सबसे ज़्यादा बार आई हो उतनी बार आपको लिख देना। इसमें 1 बार आई है, इसमें 1 बार भी नहीं, 1 बार भी, यानी 1 बार आई है तो इसको हम क्या कर देंगे, 1 बार लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद बात करें 2 से बड़ी अभाज्य संख्या तो 3 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे ज़्यादा किस बार किस में आई है, इन दोनों में बराबर आई है, 2 बार, तो कितनी बार लिख देंगे, 2 बार 3 लिख देंगे। अब इससे बड़ी 5 है ही नहीं है, 7 है ही नहीं है, 11 नहीं है, 13 है, इसमें भी 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, यानी अगर 1 बार है तो 1 बार हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। अगर इससे बड़ी 17 तो 17 भी 1 बार आई है तो इसको हम 17 भी लिख देंगे। अब इन 3 संख्याओं जो सबसे बड़ी हमारी संख्या आ गई ये आएगी। अब इसका जो भी मान आएगा वह संख्या इन तीनों से विभाजित होगी। इस संख्या का जो भी मान आएगा वह इन तीनों से क्या होगी, विभाजित होगी, तभी इसका ये क्या बनेगी, लासा बनेगी। गुणा करके देखिए, 2 तियां 6, 6 18, 18 गुणे 13 करिए कितना आएगा, 18 गुणे 13। वैसे 13 गुणे 17 कितना होता है, 2 से 21 होता है ना, 2 तियां 6, 6 18, 13 गुणे 17 क्या होता है, 2 से 21, तो 221 गुणे 18 कर लीजिए सीधा। 18 का नाम 18 की 8 हासिल 1, 18 दूनी 36, 36 में 1 जोड़ देंगे तो 37, और 18 दूनी 36 और हासिल 3 बचा था ना, तो 36 में 3 जोड़ देंगे तो 39, यानी 3978। तो इसका लाशा कितना आ जाएगा, 3978 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल था, कोई बात नहीं। अब आगे चलते, अब इन तीनों संख्याओं का भाग विधि से निकाल लेते हैं, ठीक है। अगली विधि हमारी क्या है, भाग विधि से। भाग विधि वही है चर्चित सबसे ज़्यादा, जिसका सबसे ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं, 117, 221 और 234। इन सभी संख्याओं का आपको क्या निकालना है, इस भाग विधि से लाशा निकालना। तो सबसे पहली संख्या जो कट रही हो तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से चालू करते हैं। तो सब छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। 117 नहीं कटेगा, विषम संख्या ये भी नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा। तो सबसे पहले किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो 1 1 7 2 2 1, क्योंकि जो संख्या नहीं विभाजित होती इनको हूबहू लिख देते हैं। इसमें करेंगे तो 2 1 2, 2 1 2 और 2 7 14 हो जाएगी। चलिए ये भी संख्या हमारे पास मिल गई। इसके बाद 2 से तब कोई नहीं जाएगा, सब विषम संख्या है, यानी 3 से भी ट्राई करते हैं। 3 से करेंगे तो 3 त्रिकाई 9 और 3 नैया 27। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 7 21 और 3 7 21 हासिल 11 बचेगा, नहीं कटेगा ये। तो जब नहीं कटेगा तो पूरा का पूरा नोट कर देंगे। इसको करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। अब 3 से फिर करते हैं तो 13 3 39 होता है, तो 13 आ जाएगा, 221 आ जाएगा और 13 आ जाएगा। इसके बाद 13 से फिर कर देंगे, क्योंकि अब इसके आगे संख्या 13 ही है जिससे विभाजित होगी। तो 13 से करेंगे 1 बार, इसमें भाग देंगे तो 17 बार, और इसमें भाग देंगे तो 1 बार। फिर किससे करेंगे, 17 से, कितना आ जाएगा, 1 1 और 1। अब जितनी भी संख्याएं यहाँ आएंगी इन सबको क्या कर देंगे, आपस में गुणनखंड में रख देंगे। तो इसका हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3
गुणे 13 गुणे 17। देखिए यहाँ के और यहाँ के गुणनफल एकदम सेम आए हैं ना, क्योंकि मान भी सेम आता, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 3978। ठीक है, अब देख लीजिएगा, इसके बाद आपको जो भी या किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की समस्याएं, दोनों क्वेश्चंस में समस्या हो, कहीं पर आपको न समझ में आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर हमें ज़रूरत पड़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए तो हम नेक्स्ट वीडियो में अगर आपके सारी के सारी क्वेश्चंस के ही वीडियो बना देंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी आपके एग्जाम से में आ सकते हैं। ठीक जी, नमस्कार।